8 मार्च 2026। मुझे लगता है ये तारीख तो अब इतिहास में दर्ज हो चुकी है। बिल्कुल। वो रात क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल सकते। हाँ, मतलब ये वो रात थी जब भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप जीता, लेकिन सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं उठाई, बल्कि मुझे लगता है क्रिकेट खेलने का एक पूरा युग हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सही कहा आपने। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन सिर्फ स्कोर कार्ड बांचना नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे मैच के बाद की कमेंट्री है, कुछ बहुत ही शानदार डेटा एनालिटिक्स हैं और क्रिकेट विशेषज्ञों की टिप्पणियों का पूरा एक कलेक्शन है। और इन्हीं के जरिए हम उस गॉड्स प्लान को डिकोड करने वाले हैं जिसकी सब बात करते हैं। हम समझेंगे कि कैसे टीम ने पुराने मिथकों को तोड़ा। एग्जैक्टली। और ये जीत कैसे हासिल हुई, मतलब 255 रनों का वो पहाड़ खड़ा करना और फिर न्यूजीलैंड को 159 रनों पर ही समेट देना। 96 रनों की जीत। हाँ, ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। बिल्कुल। और ये स्टेटमेंट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि क्रिकेट के इतिहास में पहली बार किसी टीम ने अपने होम ग्राउंड पर T20 विश्व कप जीता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। और इतना ही नहीं, 2024 के बाद 2026 में लगातार अपने खिताब को डिफेंड करना और कुल 3 बार T20 विश्व कप जीतने वाली इकलौती टीम बन जाना, ये कोई तुक्का नहीं था। नहीं, तुक्का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम पिछले 21 महीनों के डेटा को एनालाइज करें तो भारत ने 3 ICC ट्रॉफियां जीती हैं। ये एक प्योर डोमिनेशन है पूरी तरह से। मतलब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 253 रन्स और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 255 रन्स बनाना। ये दिखाता है कि टीम किस लेवल पर ऑपरेट कर रही थी। लेकिन एक सेकंड रुकिए, प्योर डोमिनेशन तो ठीक है, पर मेरे दिमाग में तो एक ही बात घूम रही थी उस दिन। क्या? 19 नवंबर 2023। Exactly. 19 नवंबर 2023 का वो दिन, अहमदाबाद का वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो खामोश दर्शक दीर्घा और विश्व कप फाइनल की वो दिल तोड़ने वाली हार। वो बहुत मुश्किल दिन था। तो जब ये फाइनल उसी मैदान पे तय हुआ, तो क्या ड्रेसिंग रूम में उस हार के भूत का या उस तिलिस्म का कोई खौफ नहीं था? देखिए, स्रोतों का जो विश्लेषण है वो बताता है कि खौफ से ज्यादा ये एक क्लोजर का मौका था। क्लोजर? हाँ, अहमदाबाद के उस मैदान पर दोबारा फाइनल खेलना टीम के लिए एक मनोवैज्ञानिक चुनौती जरूर थी, लेकिन इस बार टीम का माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका था। मतलब 2023 वाला डर नहीं था? नहीं, 2023 में टीम शायद ना हारने के लिए खेल रही थी, लेकिन 2016 में टीम सिर्फ विरोधी को कुचलने के इरादे से उतरी थी। और इसी माइंडसेट को उस गॉड्स प्लान का नाम दिया गया है। हाँ, गॉड्स प्लान, इसकी तो हर तरफ चर्चा है। बिल्कुल। इस प्लान की सबसे खास बात ये थी कि जो खिलाड़ी शुरुआत में संघर्ष कर रहे थे या आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, वही नॉकआउट स्टेज में सबसे बड़े मैच विनर बने। इसमें तो मुझे सबसे बड़ा उदाहरण संजू सैमसन का ही लगता है। बिना किसी शक के। मतलब शुरुआती मैचों में उन्हें ज्यादा मौके मिले नहीं। एग्जैक्टली। और जब मिले तो शायद कुल 46 रन ही बना पाए थे वो। लोग सवाल उठाने लगे थे। हाँ, सब कहने लगे थे कि संजू का वर्ल्ड कप अभियान तो बस यही खत्म हो गया। लेकिन फिर नॉकआउट मैचों में जो हुआ वो अविश्वसनीय था। बिल्कुल अविश्वसनीय। मतलब वो आंकड़े एकदम वीडियो गेम वाले हैं। सिर्फ 5 मैचों में 321 रन, 80 का एवरेज, 193 का स्ट्राइक रेट और 24 छक्के। ये पागलपन है। हाँ, ये तो T20 क्रिकेट के बेसिक नियमों को ही चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। और इन आंकड़ों से भी ज्यादा अहम बात पता है क्या है? क्या? इन पारियों की टाइमिंग और उनका इम्पैक्ट। संजू ने 3 नॉकआउट मैचों में जो किया वो आधुनिक T20 क्रिकेट की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। कैसे? थोड़ा समझाइए। देखिए, क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 रन, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 89 रन और फाइनल में 40 गेंदों पर 89 रन। लगातार 3 बड़े मैचों में। हाँ, और इसमें जो सबसे बड़ा आहा मोमेंट है वो ये है कि संजू सैमसन एक बार भी अपने शतक के लिए नहीं खेले। ये सच में एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट है हमारे क्रिकेट में। बिल्कुल। एक दौर था जब बल्लेबाज 90 के बार पहुंचने के बाद सिंगल डबल लेके शतक पूरा करता था। हाँ, थोड़ा सेफ खेलता था। लेकिन संजू ने उस माइंडसेट को खत्म कर दिया। सोचिए, नॉकआउट मैच का दबाव है, आप 89 पर खेल रहे हैं, सामने शतक है, कोई भी आम बल्लेबाज अपनी सेंचुरी पूरी करना चाहेगा ना। लेकिन संजू ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत माइलस्टोन को इग्नोर किया और सिर्फ टीम के मोमेंटम के लिए रिस्क लेते रहे और बड़े शॉट्स खेलते रहे। एग्जैक्टली। ये जो निस्वार्थ खेल है, जो टीम को खुद से ऊपर रखने की फिलॉसफी है, इसी वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ये बहुत बड़ी बात है।
इस टूर्नामेंट ने यह साबित कर दिया कि अब महानता का पैमाना शतक नहीं है, बल्कि वो 20 या 40 गेंदों की पारी है जो विरोधी टीम को मैच से बाहर कर दे। और विरोधी टीम को मैच से बाहर करने का काम तो हमारे ओपनर्स ने शुरू कर दिया था फाइनल में। शुरुआत में जो तूफान आया था, बाप रे, उसने तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सुन्नी कर दिया था। हम हमेशा एक सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप को तरसते थे, और फाइनल में वो सूखा खत्म हो गया। हाँ, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने पहले विकेट के लिए 7 ओवर में ही 98 रनों की साझेदारी कर डाली। और अभिषेक शर्मा की वो पारी कुल 21 गेंदों में 52 रन और सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक। वो कोई सेटल होने का टाइम नहीं ले रहे थे। बिल्कुल नहीं, पहली गेंद से ही इंटेंट साफ था। दरअसल अभिषेक की इस पारी ने आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक पूरा लॉन्च पैड तैयार कर दिया। सही बात है। जब आप 7 ओवर में 100 रन के करीब होते हैं तो मिडिल ऑर्डर से वो दबाव हट जाता है कि उन्हें पारी संवारनी है। वो सीधे आकर हिट कर सकते हैं। हाँ, और यहीं पर ईशान किशन का रोल बहुत क्रूशल हो जाता है। ईशान ने 25 गेंदों में 54 रन बनाए। वो भी तब जब फील्ड खुल चुकी थी। एग्जैक्टली, ये कोई पावर प्ले नहीं था। फील्ड फैल चुकी थी, तब भी बाउंड्रीज निकालना और 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने गैप्स बहुत अच्छे ढूंढे, स्पिनर्स के खिलाफ फुटवर्क का शानदार इस्तेमाल किया और रन रेट को एक पल के लिए भी गिरने नहीं दिया। टॉप ऑर्डर की बैटिंग देखकर तो मुझे लग रहा था कि आज 300 का आंकड़ा भी सेफ नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा था। लेकिन सच कहूं तो जब 15वां ओवर चल रहा था ना और स्कोर 200 था, तब एक ऐसा मोमेंट आया जिसने मेरी सांस से अटका दी थी। हाँ, विकेट गिरने लगे थे। संजू और ईशान आउट हो चुके थे। सूर्य कुमार यादव 0 पर पवेलियन लौट गए। विकेट गिरने की एक झड़ी सी लग गई थी। मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिख रहा था। एक पल के लिए लगा कि अब 230-235 पर ही सिमट जाएंगे। क्या उस वक्त ड्रेसिंग रूम में दबाव नहीं था? दबाव बिल्कुल था। T20 में 1 या 2 विकेट गिरते ही मोमेंटम बदल जाता है, लेकिन यहीं पर भारत के अनसंग हीरोज की एंट्री होती है। शिवम दुबे। हाँ, जब विकेट गिर रहे थे तब क्रीज पर शिवम दुबे आए। उनका टीम में रोल बहुत स्पेसिफिक है और फाइनल में उन्होंने बिल्कुल वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। 20th ओवर में जो तबाही मचाई उन्होंने, वो इस मैच का सबसे बड़ा क्लच मोमेंट था। सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन और उसमें से 24 रन तो उन्होंने अकेले 20th ओवर में जड़े। और वह खेलने का तरीका भी कितना अलग है। बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनका कोई खास फुटवर्क नहीं है, वो क्रीज पर एकदम स्थिर खड़े रहते हैं। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो क्लच गॉड कहलाते हैं क्योंकि वो क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कमाल का है, बहुत बेहतरीन। वो बिना पैर निकाले सिर्फ अपने मजबूत बेस और पावर के दम पर गेंद को स्टैंड्स में भेज देते हैं। और जब टीम 230 पर अटक रही थी तो दुबे के उन छक्कों ने स्कोर को 255 तक पहुंचा दिया और न्यूजीलैंड की रही सही उम्मीदों को वहीं खत्म कर दिया। बिल्कुल। अब अनसंग हीरोज की बात निकली है तो मुझे लगता है अक्षर पटेल का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उनके बिना ये कहानी अधूरी है। जैसे महात्मा गांधी को हम प्यार से बापू कहते हैं और उन्होंने देश को आजादी दिलाई, वैसे ही क्रिकेट के मैदान पर हमारे इन बापू ने साइलेंट तरीके से विश्व कप जिता दिया। उनका इम्पैक्ट वाकई बहुत साइलेंट लेकिन घातक रहा है। सेमीफाइनल वाले कैच याद है? बिल्कुल। अक्षर ने जो 2 कैच पकड़े थे वो टूर्नामेंट के बेस्ट कैचेस में से हैं। उन्होंने एक अहम मौके पर मैच का रुख मोड़ दिया था। और फिर फाइनल में उनकी गेंदबाजी? हाँ, 255 रन बोर्ड पर होने के बावजूद न्यूजीलैंड के पास फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स जैसे बल्लेबाज थे जो पावर प्ले में मैच पलट सकते थे। वो बहुत खतरनाक हिटर हैं दोनों। लेकिन अक्षर ने पावर प्ले में 3 ओवर गेंदबाजी की, सिर्फ 27 रन दिए और 3 सबसे बड़े विकेट निकाल लिए। एलन और फिलिप्स दोनों को आउट किया। उनकी गेंदबाजी की जो सटीकता है, जो ट्रेजेक्टरी है, उसने न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर को क्रीज पर सेट होने का कोई मौका ही नहीं दिया। सच में कमाल था। पर एक बात बताइए, 255 रन के स्कोर वाले मैच में जहां छक्के चौकों की बारिश हो रही हो, वहां एक बॉलर प्लेयर ऑफ द मैच बन जाए, ये अपने आप में एक अजूबा है। मैं जसप्रीत बुमराह की बात कर रहा हूं। जसप्रीत बुमराह इस वक्त क्रिकेट की दुनिया के निर्विवाद गोट हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस बात में अब कोई शक नहीं है। फाइनल के आंकड़े देखिए ना उनके, 4 ओवर सिर्फ 15 रन और 4 विकेट। एक ऐसी पिच पर जहां दोनों टीमों के बल्लेबाज मिलकर 400 से ज्यादा रन बना रहे हो, वहां कोई गेंदबाज 4 से भी कम की इकोनॉमी से गेंदबाजी कैसे कर सकता है? ये तो विज्ञान के नियमों को चुनौती देने जैसा लगता है मुझे। बिल्कुल। पर बुमराह आखिर ऐसा करते कैसे हैं? क्या सिर्फ उनकी यॉर्कर इतनी सटीक है या इसके पीछे कोई और वजह है? बुमराह की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ यॉर्कर नहीं है, बल्कि गेम को रीड करने की उनकी क्षमता है। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 14 विकेट लिए और 250 से ज्यादा रन बनने वाले मैचों में भी उनकी इकोनॉमी 6 से कम रही।
इसका असली कारण है उनका वेरिएशन और आर्म स्पीड। आर्म स्पीड मतलब जब वो यॉर्कर डालते हैं और जब वो स्लोअर बाउंसर डालते हैं तो उनके हाथ के घूमने की स्पीड बिल्कुल एक जैसी होती है। तो बल्लेबाज धोखा खा जाता है। हाँ, बल्लेबाज भाप ही नहीं पाता कि गेंद 145 की स्पीड से पैरों पर गिरेगी या 115 की स्पीड से हवा में तैरती हुई आएगी। चाहे गेंद गीली हो या स्विंग ना हो रही हो। बुमराह को फर्क नहीं पड़ता, वो पिच पे निर्भर नहीं करते, वो अपनी स्किल्स पे निर्भर करते हैं। क्या बात है। लेकिन देखिए, क्रिकेट का मैदान हो और थोड़ा ड्रामा ना हो तो मजा नहीं आता। आप अर्शदीप वाले इंसिडेंट की बात कर रहे हैं? हाँ, 11वें ओवर में अर्शदीप सिंह और डेरिल मिचेल के बीच जो हुआ उसने माहौल में काफी गर्मी ला दी थी। मिचेल ने लगातार 2 छक्के जड़े थे अर्शदीप। और फास्ट बॉलर का ईगो तो हम जानते ही हैं। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने झुंझलाहट में गेंद सीधा खींचकर मिचेल की तरफ मार दी। देखिए, फास्ट बॉलिंग एड्रेनलिन का खेल है। जब आप इतनी तेज बॉलिंग कर रहे हो और कोई बैक टू बैक छक्के मार दे तो भावनाओं का छलकना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ज्यादा अहम था। बिल्कुल, अर्शदीप का रिएक्शन। उन्होंने तुरंत अपनी गलती मान ली थी। मैंने देखा वो ऑन कैमरा माफी मांग रहे थे। एग्रेशन क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन अपनी गलती मान लेना मैच्योरिटी दिखाता है। उन्होंने मिचेल से माफी मांगी और माहौल वहीं शांत हो गया। मैच का फोकस फिर से खेल पर आ गया। ये दिखाता है कि टीम में आक्रामकता है, लेकिन खेल भावना और सम्मान भी पूरा है। सही कहा। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसने टूर्नामेंट के दौरान बाहर बहुत शोर मचाया था। आलोचकों की बातें। हाँ, और हम इसे बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से देखेंगे। टूर्नामेंट से पहले और बीच में भी कई आलोचकों ने भारतीय टीम पर सवाल उठाए थे। खासकर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के बयान बहुत चर्चा में रहे। उन्होंने भारतीय टीम की हार की भविष्यवाणी की थी। हाँ, और अभिषेक शर्मा की बैटिंग तकनीक पर सवाल उठाते हुए उन्हें सिर्फ एक स्लॉगर कह दिया था। संजू सैमसन के फॉर्म पर भी काफी कुछ कहा गया। जब कोई टीम इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलती है तो बाहर का शोर हमेशा रहता है, लेकिन असली बात यह है कि टीम उसे हैंडल कैसे करती है। क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटवार करते हैं? नहीं, भारतीय टीम का जवाब देने का तरीका पूरी तरह से डेटा और परफॉर्मेंस पर आधारित था। उनका प्रदर्शन ही उनका जवाब था। बिल्कुल। आईसीसी टूर्नामेंट्स के पिछले 34 मैचेस में से 32 मैच जीतना, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी आलोचना को खामोश कर सकता है। और जिसे स्लॉगर कहा गया, उस अभिषेक ने 18 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। और जिस संजू के फॉर्म पर सवाल थे वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। टीम ने बैट और बॉल से बात की, शब्दों से नहीं। और इस खामोश लेकिन खतरनाक अप्रोच के पीछे लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ है। कप्तान सूर्य कुमार यादव। हाँ, भले ही सूर्या फाइनल में 0 पर आउट हो गए, लेकिन कप्तान के तौर पर उन्होंने जो नेतृत्व किया उसकी तारीफ करनी होगी। उन्होंने पैनिक नहीं किया। और डगआउट में कोच गौतम गंभीर की भूमिका भी उतनी ही अहम थी। उनकी कोचिंग स्टाइल तो हमेशा से बहुत स्पष्ट रही है। हाँ, वो डेटा और लॉजिक पर चलते हैं, भावनाओं पर नहीं। जब संजू संघर्ष कर रहे थे तब भी उन्होंने खिलाड़ियों को बैक किया। बिना भावनाओं में बहे कड़े और सही फैसले लिए। उनकी शांत अप्रोच ने ड्रेसिंग रूम को विश्वास दिलाया कि बाहर चाहे जो बातें हो, टीम को अपने प्लान पर टिके रहना है। सूर्या का रिसोर्स मैनेजमेंट और गंभीर की स्ट्रेटेजी का ये कॉम्बिनेशन डेडली साबित हुआ। और इन सब भारी और सीरियस बातों के बीच रवि शास्त्री जी ने फाइनल में जो किया, उसने तो माहौल ही हल्का कर दिया। वो 9 विकेट्स डाउन वाला मोमेंट। हाँ, मैच के आखिरी पलों में कितनी टेंशन होती है, और जब न्यूजीलैंड का 10वां विकेट गिरा तो शास्त्री जी अपनी ट्रेडमार्क दमदार आवाज में बोल गए, 9 विकेट्स डाउन। उस वक्त शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जब क्लिप्स वायरल हुई तो इतने तनावपूर्ण फाइनल में ये एक बहुत मजेदार मोमेंट बन गया। वो एक क्लासिक रवि शास्त्री मोमेंट था। लेकिन अगर हम इस पूरी जीत को समेटने की कोशिश करें तो एक बात साफ है। क्या? ये टीम किसी एक सुपर हीरो पर निर्भर नहीं थी। हाँ, ये जीत उस सेल्फलेस एटीट्यूड की जीत थी जहां 20 गेंदों का इम्पैक्ट शतक से बड़ा माना गया। बिल्कुल। जहां बल्लेबाजों ने व्यक्तिगत शतकों को छोड़कर सिर्फ टीम के स्कोर को देखा। और दूसरी तरफ गेंदबाजों ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से 250 रन के मैच में भी विरोधी को सांस नहीं लेने दी। यही वो क्लच मेंटालिटी है जिसकी आज जरूरत है। हाँ। चाहे वो शिवम दुबे का बिना डरे आखिरी ओवर में छक्के मारना हो, या बुमराह का उस भयंकर शोर के बीच शांत दिमाग से यॉर्कर डालना। ये शांत दिमाग और आक्रामक एक्शन का परफेक्ट बैलेंस है। और इसी बैलेंस ने T20 क्रिकेट को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है जहां से पीछे लौटना अब मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोचने वाली बात यह है कि भारत ने जिस तरह से नॉकआउट मैचों में लगातार 250 से ज्यादा रन बनाए हैं,
उसने T20 क्रिकेट के पूरे इकोसिस्टम में एक भूचाल ला दिया है। ये एक नया स्टैंडर्ड बन गया है, न्यू नॉर्मल। तो क्या दुनिया भर की क्रिकेट टीमों को अब अपनी पूरी बुनियादी रणनीति बदलनी पड़ेगी? क्या भविष्य का T20 क्रिकेट सिर्फ पावर हिटिंग का खेल रह जाएगा? या फिर बुमराह जैसे गेंदबाज ही इस तूफान को रोक पाएंगे? यही वो सवाल है जो आने वाले समय में क्रिकेट जगत में गूंजता रहेगा। एक ऐसा सवाल जिस पर हर क्रिकेट फैन को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।